नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों की, साथ ही साथ में एनालिसिस करेंगे कि आखिर भारत के पड़ोसी देश जब से मोदी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 2014 से शुरुआत करेंगे और 2014 से लेकर के अभी तक देखेंगे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या संबंध रहे हैं, हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों ही चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए ऑफर है कि 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है आप सभी को। यूपीएससी एंड पीसीएस के जितने भी कोर्सेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें ऑफर जो है वो 10 से 17 अगस्त तक आपका वैलिड रहने वाला है। आगे देख लेते हैं, क्या भारत से पड़ोसी देश दूर होते जा रहे हैं? इसी पर आज हम बीबीसी की एक न्यूज आई थी जिन्होंने डिटेल एनालिसिस किया था इस पर, और आज हम भी उसी पर बात करने वाले हैं। दक्षिण एशियाई देशों में बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता भारत की विदेश नीति को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोदी सरकार पहले दिन से ही विदेश नीति को अपनी प्राथमिकता में रख रही थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि वर्तमान में जो संबंध हैं, चाहे वो आप देखो कि मालदीव से हो हमारे संबंध, श्रीलंका से हो हमारे संबंध, नेपाल से हो हमारे संबंध, इन संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आई है। जो नीति यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई थी, इससे कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा जो पड़ोसी देश है इनको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसी नेबरहुड फर्स्ट या पड़ोसी सबसे पहले नाम दिया गया था, यानी कि पड़ोसी देशों में यदि कोई भी दिक्कत होगी तो भारत हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। खड़ा हुआ भी। जब आप देखोगे श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता देखने को मिली तो भारत ने सहायता भी करी श्रीलंका की। भारत ने उसको जो सहयोग दे सकता था वो सहयोग भी दिया, चाहे वो कोविड के टाइम हो, दवाइयां पहुंचाना हो, राहत कार्य करवाना हो, एवरीथिंग, हर एक चीज में भारत हमेशा खड़ा रहा है पड़ोसी देशों के साथ। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि यहाँ पर जो डिक्लाइन है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। श्रीलंका ने क्या किया कि चाइना को अपने जो पोर्ट्स थे वो जासूसी जहाजों को वहां पर लगाने के लिए, निगरानी करने के लिए हाँ बोल दी। अब आप श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं उनको यूज कौन कर रहा है? चाइनीज जो जासूसी जहाज है वो यूज कर रहे हैं। भारत से बहुत पास में है, वो भारत की हर एक चीजों पर निगरानी रख रहे हैं। ठीक है, और चाइना चाहता क्या है? यही तो वो चाहता है कि सारे जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो मेरी मुट्ठी में होने चाहिए, ताकि मैं 24/7 भारत पर निगरानी कर सकूं और अपनी जो रणनीतियां हैं वो तैयार कर सकूं। ठीक है, और फाइनली वही हो रहा है। आगे बात करते हैं, इससे भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को ज्यादा अहमियत देगा। ये जो आपकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी यही थी कि मुझे क्या करना है? पड़ोसी देशों के संबंधों को सबसे ऊपर रखना है। आगे बात करते हैं, दूर होते पड़ोसी देश। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का इन देशों में बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया था। ठीक है, उनके द्वारा प्रारंभ में की गई यात्राएं अगस्त 2014 में नेपाल थी, 2015 में श्रीलंका थी और 2015 में बांग्लादेश भी था। बांग्लादेश के साथ नो डाउट शेख हसीना जी के साथ भारत के संबंध अच्छे थे। शेख हसीना जी भारत में वर्तमान में सेम रह भी रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये आपको भी पता है। पूरी तरीके से अराजकता फैली हुई है। वहां के जो हिंदू हैं, बार बार आपको न्यूज में देखने को मिलता है कि उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं, इन देशों द्वारा एक अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी शुरुआत में, जब नई नई गवर्नमेंट बनी थी मोदी जी की, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू आप देखो कि चीजें बहुत अच्छी नहीं रही हैं, चीजें डाइवर्ट हुई हैं और बहुत गलत मैनर में डाइवर्ट हुई हैं। आगे बात करते हैं, अब इन देशों में बाद में तस्वीर वैसी नहीं नजर आई। सेम यही बात मैंने आपको बोली कि तस्वीर क्या है, थोड़ी सी बदल गई है। भारत पाकिस्तान की बात करें तो बहुत अच्छा खासा सुधार नहीं आया, और उसका आने का रीजन ये है कि मोदी जी ने कभी भी पाकिस्तान को इस तरीके से ये नहीं मतलब पाकिस्तान के सामने झुके नहीं है हम। अगर उन्होंने एक हमला किया है या वॉर किया तो हमने घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करी है। तो उनके साथ संबंधों के सुधार के बारे में तो हम भी नहीं सोचते, बस इतना सोचते हैं कि सीमा पर क्या है, शांति बने रहे, हमारे जवानों पर कोई हमला ना हो। और इसलिए संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि कश्मीर से आप जानते हो 370 हटा दी गई थी, तो उस वजह से पाकिस्तान वैसे भी बौखलाया हुआ है। तो पाकिस्तान का ये जो रीजन है ना नॉर्मल होने का, तो इसमें बहुत कुछ देखने को हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजन ही है कि पाकिस्तान चाहता है जम्मू कश्मीर है और हम जम्मू कश्मीर पर अपना पूरी तरीके से पकड़ बना करके बैठे हैं। मोदी सरकार ने पूरी तरीके से प्रूफ किया कि नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा है, 370 हमने हटा दी। तो अब वो खुश रहे या ना रहे, इससे हमें वैसे कोई लेना देना है भी नहीं। आगे देख लेते हैं, इसमें किसी भी स्तर पर दोनों देशों के संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ है।
जो सभी को पता भी है। आगे बात करते हैं भारत श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका के साथ भारत के संबंध अच्छे थे और भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी श्रीलंका से थी, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका ने क्या किया, चीन के जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाह यूज करने के लिए दे दिए, विच इज वेरी बैड। ठीक है, भारी आर्थिक संकट के दौरान भी भारत ने श्रीलंका की काफी मदद करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ये सिचुएशन उलझ जाती है। वहीं वहां की सरकार ने भी भारत के साथ संबंधों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। ठीक है कि हम एक तरफ क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है वो कहीं और ही झुकाव दिखा रही है। क्या पता कि चीन ने ज्यादा हेल्प कर दी हो श्रीलंका की, भारत ने कम करी हो। आगे बात करते हैं भारत और नेपाल की। आप देखोगे कि नेपाल में नए संविधान को लागू करने के दौरान नेपाल के भारत के सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं, इनके नागरिकों के लिए कार्यक्रम लाया गया था। और कार्यक्रम क्या था, कार्यक्रम का नाम था आर्थिक नाकेबंदी कार्यक्रम। ठीक है, इसके विरुद्ध नेपाल की आम जनता भारत विरोधी जो प्रदर्शन थे उसमें शामिल हो गई थी। और नेपाल की सत्ता में केपी शर्मा ओली को भी कट्टर भारत विरोधी ही माना जाता है कि वो भारत के कभी भी सहयोग में रहते नहीं है। इसके बाद आता है मालदीव। आप सभी जानते हो मोहम्मद बिज्जू ने बोला ही था कि जैसे ही मैं यहाँ का राष्ट्रपति बनूंगा, जो भारत की सेनाएं हैं उनको वापस भारत भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनकी गवर्नमेंट का एक तरीके से कह दो फॉर्मेशन ही हुआ था, क्योंकि वो एंटी इंडियन थे इस वजह से। और वही सेम इट इज, जैसा ही वो राष्ट्रपति बनते हैं, भारत की जितने भी भारतीय सेना थी उनको हटाने की मांग उठ जाती है और वो हटा करके वापस भेज भी देते हैं। लक्षद्वीप वाला मुद्दा आप सभी जानते हो, मालदीव वाला मुद्दा भी आप सभी जानते हो। यहाँ से बहुत सारे राजनयिकों को भेजा गया मालदीव, मालदीव से भारत के बहुत सारे राजनयिक वापस आए और सेना भी वापस आई। प्रोजेक्ट जो थे उनको भी बीच में ब्रेक किया गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि ये इंडिया आउट अभियान ये चलाते हैं मालदीव में, और इंडिया आउट के तहत ही ये सारी चीजें हुई थी। राष्ट्रपति मोइजू बिना किसी हिचकिचाहट के चीन की ओर अपना झुकाव भी दिखाते हैं, लेकिन अभी ये देखिए कि मालदीव के साथ थोड़े से संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रीजन ये है कि 28 द्वीपों के साथ मालदीव और इंडिया ने अपना कोलैबोरेशन किया है और उन 28 द्वीपों पर भारत अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो चलाने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे दिए हैं उन्होंने, डेप्थ था उनके ऊपर इतना ज़्यादा, तो उसके बदले में 28 द्वीप भारत ने लिए हैं और उन पर अपने कार्य कर रहा है। तो धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे बात कर लेते हैं भारत और भूटान के बारे में। भूटान सामरिक, विदेशी और आर्थिक लगभग तमाम मामलों में भारत पर निर्भर है। उसमें भी अकेले अपने दम पर चीन के साथ सीमा पर बातचीत शुरू कर दी। उसने कूटनीतिक संबंध स्थापना के चीन के प्रस्ताव को भी सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है। तो भूटान जैसे देश भी अब भारत के अगेंस्ट खड़े होने लगे हैं। आगे बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान की। यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले तालिबान। तालिबान के साथ अब तक भारत का पूर्ण कूटनैतिक संबंध स्थापित नहीं हो सका है। भारत की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में किया गया सैकड़ों करोड़ों का निवेश भी अब अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है कि भाई वहां पर होगा क्या, कैसे चीजें हमें दिखाई देंगी। इसके बाद आता है भारत और म्यांमार। म्यांमार में सत्तारूढ़ सरकार के साथ भी भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में किया गया सैकड़ों करोड़ों का निवेश यहाँ पर अनिश्चितता में है। आगे बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की। इस ताजा सूची में आप नाम देखोगे तो बांग्लादेश का आया है, जहां बीते 1.5 दशक में भारत की एक घनिष्ठ मित्र सरकार के सत्ता में नहीं रहने का दुख है भारत को। हाल ही में उसे रातों रात सत्ता छोड़नी पड़ी। उसके बाद वहां सत्ता में कुछ ऐसी ताकतें शामिल हो गई जिनको भारत का मित्र नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा 3 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था और उस दौरान उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा चरम पर थी। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन में भी भारत विरोधी भावना भी शामिल थी, क्योंकि वहां पर भारतीयों को टॉर्चर किया जा रहा था, हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा था। नेबरहुड फर्स्ट या फिर पड़ोसी सबसे पहले नीति क्या है ये समझ लेते हैं। भारत के निकटस्थ पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ने लगा है। ठीक है, इसीलिए भारत में भी गुजराल डॉक्ट्रिन का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की परिकल्पना वर्ष 2008 में की गई थी। इसे पड़ोसी प्रथम नीति या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का नाम दिया गया है कि हम सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को शामिल करेंगे। इसके तहत संपर्क के सिद्धांतों में 5S के रूप में रेखांकित किया गया है। सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। इस बात का हम ध्यान रखेंगे अपने पड़ोसी देशों के साथ और बढ़ावा देंगे दोनों ही देशों को, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं और जो भारत है वहां पर इन क्षेत्रों पर बात की जाएगी। इसके उद्देश्य में शामिल था मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और निकटतम पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपनी चिंताओं को दूर करना। यह नीति भारत के परामर्शी और गैर पारंपरिक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित थी। अब बात करेंगे वर्ष 2014 के बाद की। वर्ष 2014 के बाद जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी आपकी, उसको नया रूप दिया गया। ठीक है, इसमें आर्थिक सहयोग, विकास सहायता और साझा चुनौतियों के समाधान के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने का पूरा प्रयास किया गया।
ठीक है, तो यहाँ पर चेंजमेंट हुआ था कि भाई अगर आर्थिक सहयोग चाहिए होगा तो हम उनको ज़रूर देंगे। भारत ने दिया भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो संबंध हैं धीरे धीरे, यानी कि हम अपनी पकड़ जो है पड़ोसी देशों से खोते जा रहे हैं। और अगर ऐसा वाकई हुआ तो आप जानते हैं कि चाइना, पाकिस्तान, ये सब मिल करके कहीं ना कहीं भारत को परेशान करने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की परिकल्पना किस वर्ष की गई थी? 2004, 2006, 2008 या फिर 2009? ठीक है, तो आप सभी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।